All right. So today we are going to talk about different types of recruitment. So basically there are two types of recruitment. One is called internal recruitment and the other is called external recruitment. So what does it mean actually? मतलब यही है ना कि if you are going to hire a person for a particular job, there are two ways to hire such person. One is कि you are going to pick up a person from the people who are your existing employees. वो पहले से काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में. अब सवाल ये कि सर अगर if they are already working तो ये कैसी रिक्रूटमेंट है, वो तो पहले ही एम्प्लॉई हैं. तो उसमें क्या होता है असल में कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में you promote your employee to a higher rank. Simple as that. Of course ऐसे थोड़ी होता है रिक्रूटमेंट में कि कोई बंदा people who are working at the same level उनको एक दूसरे से शफल कर दिया जाए. रिक्रूटमेंट ये नहीं होती. रिक्रूटमेंट का मतलब है देयर इज अ पोस्ट अवेलेबल दैट इज वेकेंट और अभी कोई आपके पास वर्कर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यू ट्राई टू फिल दैट वेकेंसी फ्रॉम इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन. कि आपका जो पहले से एक एम्प्लॉई है बट हु इज वर्किंग एट अ लोअर लेवल, आप उसको पिक करते हैं. या देयर आर लेट्स से फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू ग्रैब दैट पोस्ट, तो आप उनका फिर इंटरव्यू और जो भी प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का वो आप करते हैं टू सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट. लेकिन वो सारे कैंडिडेट्स आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं. सो द एम्प्लॉय यू पिक आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसको फिर प्रमोट किया जाता है हायर रैंक पे उस पोस्ट के लिए जो वेकेंट थी, जिसके लिए आपको यू रिक्वायर अ सूटेबल वर्कर. तो ये है इंटरनल रिक्रूटमेंट. अच्छा, एक बात और कि अब जब उसको प्रमोट कर दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स द पोस्ट एट विच द एम्प्लॉय वाज वर्किंग अर्लियर, उसका क्या होगा? उसके लिए ऑफ कोर्स फिर आपको यू हैव टू हायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा कि एक बंदा लेट से कि अकाउंटेंट की जॉब करता है और आपने उसको फर्ज किया कि सीनियर अकाउंटेंट बना दिया, तो अब अकाउंटेंट जो है वो तो अब उसकी पोस्ट तो खाली हो गई ऑफ कोर्स, राइट. तो वहां पर फिर आपको ऑफ कोर्स या तो नीचे से कोई बंदा ऊपर लाना पड़ेगा थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट, या जनरली ये होता है कि आपको बाहर से ही लाना पड़ जाता है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो उतने ही है ना. अब अगर एक एक्स्ट्रा पोस्ट वेकेंट है तो आपने एक एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया तो एक पोस्ट तो खाली रहेगी unless until you get someone from outside to fill that vacancy. तो वो आपको फिर करनी पड़ सकती है. अच्छा, इसके एडवांटेजेस जरा हम देख लेते हैं. अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि पोस्ट जो है वो वेकेंट कैसे होती है. जैसे कि आप इफ यू आर expanding your business, so of course there will be lots of posts which you want to fill up. फिर maybe someone has left the job or maybe you have dismissed a worker. So in any case अगर एक vacant post है तो फिर ये recruitment का process will come into play. अच्छा, let's look at the advantages of internal recruitment. It saves time and money. अब इसकी development अगर हम करें तो कैसे होगी भला? कैसे internal recruitment से time और money दोनों बचते हैं? Any idea? So it would be time taking to select the most suitable worker and then train him for the particular job. Moreover, there's also recruitment cost. So internal recruitment would save time and money. Okay, all right, good. Okay, listen. होता ये कि when there is internal recruitment, so of course there will be a handful of workers. ठीक है, you are going to pick up from. अच्छा, अब अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे बाहर से तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल हु विल बी विलिंग टू वर्क. तो वो हैंडफुल नहीं होंगे, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वर्कर्स, पोटेंशियल एम्प्लॉइज. तो उनमें से आपको सिलेक्ट करने में इट विल बी टाइम टेकिंग बिकॉज द नंबर इज बिग. सो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरव्यूड, दे विल बी शॉर्टलिस्टेड, तो टाइम तो लगेगा. और ऑफ कोर्स एक पूरा लेंथी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. और आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग की बात भी कर रहे हो, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट, नो डाउट अबाउट इट. उसमें आपको पूरी एक टीम चाहिए जो कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल करे. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस
में एक फायदा ये हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो टाइम एंड मनी दोनों को कवर यहाँ कर रही है, वो है जॉब एडवर्टीजमेंट. You have to advertise your job in a newspaper. I'm talking about job advertisement. Product advertisement की बात नहीं कर रहा. तो उसमें आपको फिर पे भी करना पड़ेगा और फिर वो एक लेंथी प्रोसेस है. People will apply after seeing that vacancy or post available. तो वो फिर एक प्रोसेस लंबा हो जाता है और टाइम तो ऑफ कोर्स लगेगा. अच्छा, जहां तक बात है ट्रेनिंग की, तो ये भी याद रखना है कि ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट में भी चाहिए होगी, बिकॉज इफ यू आर प्रमोटिंग समवन टू अ हायर रैंक, दैट पर्सन हैज नो आइडिया हाउ टू परफॉर्म ऑल दोज जॉब्स और मे बी हैज सम आइडिया. तो आपको उसको वो ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी, बट स्टिल एक ट्रेनिंग होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो क्या करती है, इट एक्चुअली makes the employee familiar with the organization, their policies and their colleagues as well. वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय जो है वो इज एन एग्जिस्टिंग वर्कर, तो उसको पहले से ही जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वैल्यूज हैं, द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हमने जो बात की थी, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, वो आसानी से एडजस्ट कर जाएगा. और ऑलरेडी वर्कर जो वर्क काम कर रहे हैं वो पहले उसके कुलीग थे, अब वो उनका बॉस बन गया है. तो अगेन इट्स इजियर टू कोऑर्डिनेट विद देम और इट इजियर टू कंट्रोल देम एज वेल. तो इस लिहाज से जो है वो जो ट्रेनिंग है वो नहीं देनी पड़ेगी. तो ये हम आगे पढ़ेंगे ट्रेनिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो इस तरह से टाइम और मनी दोनों बच जाते हैं. ये तो इसकी डेवलपमेंट हो गई. फिर एम्प्लॉय इज सेकेंड एडवांटेज इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द वर्क प्रैक्टिसेस. ये मैंने ऊपर कवर किया, आप इसको अलग भी कर सकते हैं. मतलब ये कि आपको वर्क प्रैक्टिसेस का जब पता है तो फिर आपको, यानी कि अब इसमें मैं टाइम और मनी को अगर नहीं लेकर आता, तो मैंने ऊपर कवर कर दिया, रिपीट तो नहीं ना करेंगे हम ऑफ कोर्स, एक दोनों की डेवलपमेंट सेम तो नहीं करनी हमने. तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप न्यू एम्प्लॉय रखेंगे ना, तो उसको पहले तो टाइम लगेगा, मे बी अ डे और टू और मे बी अ वीक, टू गेट himself or herself familiar with the work environment, work practices, company policies, rules and regulations, procedures वगैरह वगैरह. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिसको आप इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है ना उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो तो ऑलरेडी वर्क प्रैक्टिसेस से फेमिलियर है. तो इसका मतलब है वो जो टाइम वेस्ट होगा, मे बी अ वीक और मे बी फ्यू डेज, वो नहीं होगा. इसका मतलब वो जो लॉस ऑफ आउटपुट है, बिकॉज यू हैव हायर्ड एन एंटायरली न्यू वर्कर फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो टाइम लगेगा कि वो फेमिलियर हो रहा है, और दैट्स व्हाई द वर्कर इज कॉशियस और टेकिंग टाइम टू गेट फेमिलियर विद द वर्क प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और उससे वो जो लॉस ऑफ आउटपुट आपका आना था वो नहीं आएगा, और स्ट्रेट अवे द वर्कर विल स्टार्ट वर्किंग, और वो फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़नी थी वो नहीं होगी. इसी तरह से थर्ड एडवांटेज देखें तो बिजनेस इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द employee and his past track record. Yeah, this is very important. Now, when you hire an employee, so of course you see his or her CV, fine, but still you need to see the behavior, whether the employee is trustworthy or not. So it takes time. So what happens that sometimes आपको बताया भी था कि होता ही है कि when you hire an employee, so you allow that employee to work for at least 6 months on probationary period. ये probationary period क्या होता है? In which the employee's job is not permanent. Employee can be asked to leave any time. तो आप क्या करते हैं कि you see how employee is coping with all the work practices, job procedures, colleagues, और उसके बाद decide करते हैं whether we need to make that employee permanent or not. उसके अलावा by the time you come to know as well that employee is trustworthy, और वो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं. लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो कि प्रमोट होके आता है थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट, उसमें क्या होता है कि आपको ऑलरेडी यू नो द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय, सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी रेफरेंस फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ये कैसा काम करता था, ये कोई फ्रॉडस्टर तो नहीं था, ये ऑनेस्टी से काम करता है, पंक्चुअल है. ये ना आफ्टर हायरिंग एन एम्प्लॉय यू फील दैट यू हैव हायर्ड अ रॉन्ग एम्प्लॉय. तो ऐसा हो सकता है. तो वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के पास मौजूद होता है, तो उसमें जो मैनेजर है, HR मैनेजर स्पेशली, कैन फील एट ईज
can feel satisfied कि जी हम पहले इस बंदे को जानते हैं तो there is no such issue. तो ये एक और अदरवाइज क्या होता है कि आपको आप हायर जब कर लेते हैं तो इवन इफ यू रिमूव अ वर्कर बिकॉज द वर्कर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और आपने उसको रख तो लिया था लेकिन चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास नहीं था या वो कहीं और से आपको लेना पड़ा था और उस पर आप कितना के रिलाई करोगे अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड मांग रहे हो जो अब आपने हायर कर लिया तो हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट विल बी ट्रू इंफॉर्मेशन तो वो एक उसकी वैलिडिटी क्या है यहाँ पर आपका अपना एम्प्लॉय था तो ऑफ कोर्स आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है कि वो किस तरह से काम करता है छुट्टियां करता है नहीं करता अपनी फुल एफर्ट लगाता है कि नहीं लगाता तो ये एक तो उससे क्या होगा फिर आपको यू विल रिमूव दैट एम्प्लॉय देन यू विल हायर अनदर एम्प्लॉय तो ऑफ कोर्स अगेन टाइम विल बी कंज्यूम्ड मनी विल बी कंज्यूम्ड ना तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है फिर आपको अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है अगर लेट्स से प्रोडक्शन वर्कर है तो उसमें भी फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी हिंड्रेंस आएगी वो इट कैन बी पुट टू अ हॉल्ट एज वेल और उसको आगे लिंक अप आप कस्टमर के साथ सेल्स के साथ कर सकते हैं अच्छा अदर फोर्थ एडवांटेज अगर हम देखें तो अदर एम्प्लॉइज आल्सो गेट मोटिवेटेड दैट दे आल्सो हैव अ चांस टू गेट प्रमोटेड यस ये बहुत आसान है आप एक्सप्लेन कर दो इसे इसको एक्सप्लेन कर दो Sir, as they know that they have a chance to get promoted, they'll work to their they'll put in more effort in their work. Yeah, because they know, yes, because they know when they will put up more effort, so there are chances that they will be promoted to a higher level as well. So yes, encouragement for workers and they get motivated and they give their 100% all the time. All right. Then we have disadvantages. So when we see the first disadvantage, jealousy and rivalry can prevail among workers. Yes, that is possible. And especially, it is particularly true if you are promoting an employee and you have a bias that you are an HR manager and you, let's say, promote your friend to a higher level. So of course, there will be a problem. Employees will feel that this is unfair. We deserve that post and it was given to another employee who was not that competent, but he got that post just because he was the friend of the manager. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन उसके अलावा भी when you promote an employee, even if the employee was competent or maybe the most competent, other workers might start feeling that why he was promoted, he was our colleague, now he will be our boss, he will dominate us. So negative feeling will be there in the among the workers. तो उसमें फिर jealousy भी create हो सकती है, rivalry भी, and that may lead to non-cooperation. वो जो नया वर्कर आपने मैनेजर की पोस्ट पे रखा है तो वर्कर्स मे नॉट कॉपरेट अब वो स्ट्रेट अवे इनकार तो नहीं करेंगे बट अगेन तरीके होते हैं जान के काम को लिंगर ऑन कर देना ताकि वो मैनेजर जो है अपने टास्क को ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट्स को पूरा ना कर सके एंड परफॉर्मेंस जो है वो उसकी जब वैल्यूएशन हो तो उसमें मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है ना वो लो रहे तो ये वो हो सकता है कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं अदर वर्कर्स क्योंकि देयर आर ऑलवेज वर्कर्स हु हैव नेगेटिव थिंकिंग ऑल द टाइम और एंड दे फील दैट वी वर द कॉम्पिटेंट वर्कर instead of him and we should have been at that post although कि वो नहीं डिजर्व करते लेकिन वो कह सकते हैं तो उसमें फिर बाहर से बंदा रखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से आया है क्या हिसाब है लेकिन जब आप वो आपका ही कोई कुलीग ऊपर चले जाता है तो उन्हें पता चलता यार तो हमारे जैसा था हमारी जितनी सैलरी लेता था हमारी पोस्ट पे काम करता था नाउ ही इज गोइंग टू डोमिनेट अस एज अ बॉस तो ये कुछ लोग फिर ये एक प्रॉब्लम आ जाता है जिससे द ऑर्गेनाइजेशन या द डिपार्टमेंट होगा इज गोइंग टू मॉल फंक्शन वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा और इवन इफ वन डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग वेल तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन टास्क आप टाइम पर पूरे नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाएंगे सेकंड डिसएडवांटेज नो न्यू आइडियाज आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑफ कोर्स क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो है उसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ कोर्स उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो देयर इज नथिंग न्यू जबकि अगर आप बाहर से कोई बंदा रखते हैं तो दैट पर्सन माइट कम अप विद न्यू आइडियाज विद न्यू एक्सपीरियंस जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं लेट्स से देयर इज अ बिजनेस
who has not suffered a loss, let's say since the last 10 years. And many of the workers have no idea that if loss occurs, how to tackle it, how to get rid of it, how to survive in that situation, right? So now imagine if now loss occurs, workers cannot suggest anything. Why? Because all workers have the same experience. They have not experienced loss at all working in the same organization. So they cannot suggest anything to the management to get out of that situation. तो लेकिन अब इमेजिन करो कि अगर आपने बाहर से बंदा हायर किए और वहां पर आप वो उस बंदे ने, अब वो बंदा आपको आइडिया देता है कि वो ये कहे कि yes, I was working in another organization where we experienced loss and how we actually managed to get out of it. तो वो नया बंदा है, नए एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है, तो वो along with new ideas जो वो देगा वो तो देगा ही, प्लस वो इस तरह की जो सिचुएशन है टफ, जब लॉस हो रहा है या क्राइसिस में चला गया बिजनेस, तो उसके मुतालिक भी वो सोल्यूशन पेश कर सकता है जो कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में के थ्रू हायर किए हुए एम्प्लॉइज शायद ना दे पाए. तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. और न्यू आइडियाज में एक और चीज भी आ सकती है, क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी बाहर से आ सकती है जिनके एक्सपीरियंस डिफरेंट हैं फ्रॉम द वर्कर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो पहले से वहां काम कर रहे हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस जो सेम है, तो ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी उस तरह से नहीं आएगी. तो आप क्रिएटिविटी तो हर बिजनेस को चाहिए सो दैट दे कैन स्टैंड फर्स्ट इन द कंपटीशन. तो या मार्केट जहां पर देयर इज इंटेंस कंपटीशन, दे वांट टू स्टे देयर इन द मार्केट. तो वो उसके लिए फिर क्रिएटिविटी भी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं होगी इन केस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. अच्छा, फिर द मोस्ट सूटेबल वर्कर, थर्ड डिसएडवांटेज, मे नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ लिमिटेड चॉइस. यस, कि अगर आपने अब करते क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट में, क्योंकि उसमें आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट उस तरह से तो करनी नहीं पड़ती, राइट? उस तरह से आपको नहीं करनी पड़ती और उससे आपके पैसे और टाइम बचता है. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं आप, यू जस्ट put up a notice on a notice board and all employees are instructed to read the notice board whenever they come to the office or to the factory or to the business building. तो वो नोटिस देखते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दैट पोस्ट के लिए, हाँ जी हम इस पोस्ट के लिए विलिंग हैं, तो एंड वी हैव द क्रेडेंशियल्स टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट. तो वो अप्लाई करते हैं और वो अब नोटिस का तो कोई खर्चा ही नहीं है नोटिस बोर्ड पे लगाना ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, और वो फिर अप्लाई कर लेते हैं उससे. ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचता है, पैसे भी. लेकिन प्रॉब्लम ये आपको जैसे बताया कि ओनली हैंडफुल ऑफ वर्कर्स अप्लाई ना, 2 3 4. लेकिन अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं जिसमें आप बाकायदा एडवर्टाइज करते हैं इन न्यूज़पेपर, सो अ लॉट मोर पीपल अप्लाई ना, तो उसमें आपके पास जब चॉइस बहुत ज्यादा होती है एंड यू आर एबल टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट. अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे हैं और ओनली 3 कैंडिडेट्स अप्लाई और 3 में से कोई भी मोस्ट सूटेबल नहीं है, तो यू हैव टू चूज a person who is not that competent but a better one compared to other workers. तो वो ऑफ कोर्स आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा, लेकिन जाहिर बात है वो उस लेवल का नहीं होगा जो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मिल सकता है जहां पे यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस. तो ये एक बात. फिर मे हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर द प्रमोटेड एम्प्लॉय. ये मैंने आपको बता दी थी बात कि अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो पोस्ट तो खाली हो गई, तो स्टिल यू हैव टू रिजॉर्ट टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फिर भी करनी पड़ेगी आपको निचली वाली पोस्ट के लिए, तो उसमें फिर टाइम आपका लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी. अच्छा, फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आ गई, वो मैंने ये इसका ऑपोजिट है कि जिसमें यू डू नॉट हायर अ पर्सन फ्रॉम विद इन द बिजनेस, यू हायर अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु इज नॉट एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस. अब उसके फायदे जल्दी से देख लेते हैं. ऑलमोस्ट उसका आप कह लो रिवर्सल ही है इंटरनल रिक्रूटमेंट का. एडवांटेज में नो न्यू आइडियाज आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस, यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, मुझे मेरा ख्याल है इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है. क्या ख्याल है सकीना, राइट ना? यस सर. फिर दूसरा एडवांटेज, प्लेंटी ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वर्कर. ये मैं आई जस्ट एक्सप्लेन दैट. थर्ड, हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द जॉब मार्केट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है. पॉपुलैरिटी कैसे? वो इस तरह से कि इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट what do you do? You hire, what do you do?
you hire a worker through job advertisement. तो जब आप जॉब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर कंपनी का नाम भी आता है, यू मेंशन व्हाट कंपनी डज, तो उसमें दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ ब्रांड हु वर्क्स फॉर सर्टेन एक्टिविटी, ठीक है, और हु प्रोड्यूसेस और प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज। तो उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि दीज डेज पीपल ऑलवेज बाय दोज आइटम्स हुज ब्रांड दे आर फेमिलियर विद। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में आप ऑफ कोर्स ब्रांड को तो प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कंपनी का जब नाम आता है तो न्यूज़पेपर में, तो दूसरे लोगों को भी पता चलता है हु माइट बी योर पोटेंशियल कस्टमर्स, तो उससे पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अच्छा, दूसरी बात, जो एम्प्लॉइज हैं, अच्छे एम्प्लॉइज, दे वुड आल्सो लाइक टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो उनको पता चलता है कि एक जानी मानी कंपनी है और वो एड देती रहती है न्यूज़पेपर में, तो दे लाइक टू वर्क इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं बात करूं कि लेट्स से एम्प्लॉइज की, तो जो अच्छे वर्कर्स होते हैं, they do not want to work in an organization whose name is unknown, they are unfamiliar with, क्योंकि वहां पर उनको लगता है there is uncertainty, अभी बिजनेस चल रहा है, कल को बंद हो गया तो their job is not secure, their future is not secure। तो इसलिए अच्छे एम्प्लॉइज भी फिर आपको अच्छे से आराम से मिलते नहीं है। यहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉपुलैरिटी गेन आप कर लेते हैं, जिससे आपको सेल्स में भी फायदा होता है कंज्यूमर की वजह से, और अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प मिलती है, बिकॉज यू आर एबल टू बिल्ड योर ब्रांड एज वेल। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। ये उसका रिवर्सल हम देख लेते हैं, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट में। तो इसमें हमारे पास न्यू एम्प्लॉय may fit into the culture of the business, yes, sorry, may not fit into the culture of the business। ये मैंने आपको बताया था कि या तो that employee would take time, a lot of time, जिससे लॉस ऑफ आउटपुट होगी, या अगर उसे टीम में काम करना है तो दैट एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट या वोंट बी एबल टू वर्क एज अ टीम मेंबर, क्योंकि वहां पर लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं कि जहां से वो आया है एम्प्लॉय, वहां पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता था एंड ही वाज सपोज्ड टू फॉलो ऑर्डर्स। यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, अब उसको अगर आइडियाज देने हैं तो he has nothing to say, उसे पता ही नहीं है। या वहां पर डेमोक्रेटिक स्टाइल था जहां वो सजेशन देता था, और यहाँ ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो यहाँ उसे चुप रहना है, उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और वो जिन एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है उनका स्टाइल डिफरेंट है काम करने का, इसका स्टाइल डिफरेंट है, तो वो माइट नॉट बी एबल टू फिट इनटू दैट कल्चर, जिससे वो अंडर परफॉर्म करेगा और एम्प्लॉयज वो जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो भी डिप कर जाएगी। Second, employee may not be trustworthy as no past track record is available, जो कि इंटरनल रिक्रूटमेंट केस में होता है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मुझे सिर्फ इसमें ये बता दो, अगर ट्रस्टवर्दी नहीं होता एम्प्लॉय तो नुकसान क्या है इसको जरा डेवलप करें। अगर हम क्या ख्याल So है? he may leak information to the competitor. Very good, yes, that's right। or sometimes there is secret information which should not be disclosed to competitors because they can take advantage of it। yes, that's right, very good। अच्छा, फिर जिस तरह आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपके इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो फिर आप नहीं चाहते कि टू अर्ली डिस्क्लोज हो किसी को भी, तो क्योंकि एम्प्लॉइज एडवांटेज उठा सकते हैं उसे। अच्छा, तीसरा, एम्प्लॉइज टेक सम टाइम टू गेट फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, और टाइम लेने से आपको पता है फिर प्रोडक्शन का लॉस होगा, क्योंकि वो अभी काम नहीं कर पा रहा, ही इज लर्निंग द वर्क प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीजर्स। तो फिर टाइमली आप डिमांड कैसे मीट करेंगे। फिर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपको बता दिया। एडवर्टाइजमेंट, आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, एंड द lengthy recruitment process which is there, you require a lot of employees who will be part of that recruitment process। तो ये आता है। अच्छा, तो फिर आगे एडवर्टाइजिंग हम इंटरनल रिक्रूटमेंट में कैसे करते हैं, वही दो ही तरीके हैं, क्योंकि यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, तो आपको न्यूज़पेपर की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती जो सर्कुलेट करता है इन दैट पर्टिकुलर रीजन, सिटी या कंट्री में। तो नोटिस बोर्ड पे जैसे मैंने आपको बताया, या कंपनी के अपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ लेटर होते हैं उनमें कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉइज भी रीड करते हैं, तो उनके लिए तो ये आपके लिए आसान काम है। जो पब्लिश करना ही होता है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट
इन्वॉल्व नहीं है। नोटिस बोर्ड पे क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं, अगर नोटिस लगाना है आपने। और कंपनी न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी आप पब्लिश करते ही हैं, तो उसमें एक आपने जॉब की वैकेंसी भी लगा दी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की देख लें तो उसमें हमारे पास लोकल न्यूज़पेपर है। और लोकल न्यूज़पेपर क्या होता है, जिसकी सर्कुलेशन विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर दिन न्यूज़पेपर है जो कि लाहौर में चलता है और वो किसी और शहर में नहीं है, तो वो एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसकी सर्कुलेशन जो है वो सिर्फ लाहौर में ही होती है, तो सिर्फ लाहौर के लोग वो पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना कि आपको बंदा जो है वो लोकल एरिया से चाहिए है या पूरे कंट्री से चाहिए है, ये डिपेंड करता है। उस हिसाब से फिर आप न्यूज़पेपर सेलेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स लोकल न्यूज़पेपर में आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। अगर आप नेशनल न्यूज़पेपर ले लेते हैं, जैसे कि जंग है अखबार, तो उसमें अगर लेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी सर्कुलेशन नेशन वाइड है, तो उसमें आपको ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं या एक बंच मिल सकता है वर्कर्स का, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो क्योंकि अगर जितने हाई लेवल की पोस्ट होती है उतना ही आप चाहते हैं कि ऐसी न्यूज़पेपर में दें जिसकी सर्कुलेशन नेशन वाइड हो या ज्यादा हो, इवन के इंटरनेशनली भी अगर है तो ठीक है, ताकि आपको बेस्ट कैंडिडेट मिल सके। और अगर वो पोस्ट ऑर्डिनरी है तो यू माइट लाइक टू हायर अ पर्सन फ्रॉम नियर विसिनिटी, तो उसके लिए लोकल न्यूज़पेपर भी चल जाता है। फिर स्पेशलिस्ट मैगजीन्स एंड जर्नल्स हो सकते हैं। ये क्या मतलब कि स्पेशलिस्ट मैगजीन वो मैगजीन जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे फैशन मैगजीन वो कपड़ों से रिलेटेड ही देंगे, या कॉस्मेटिक्स के कोई मैगजीन हैं, स्पोर्ट्स मैगजीन है, तो वो उससे रिलेटेड ही देते हैं, तो वहां पर भी आप ऐड दे सकते हैं, क्योंकि पीपल इंटरेस्टेड इन सच प्रोडक्ट्स दे मे माइट लाइक टू सी दोज मैगजीन्स एज वेल, और उसमें फिर वो एडवर्टाइजमेंट देखकर दे माइट अप्लाई एज वेल। अच्छा, फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, यस, ये गवर्नमेंट की होती हैं, और सॉरी गवर्नमेंट की नहीं होती, और ये प्राइवेटली रन की जाती हैं। और इनका काम क्या होता है कि दे कीप ऑन collecting CVs from people who are interested in jobs और गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और उनके इंटरव्यू करके रख लेती, ठीक है। जब कंपनीज राब्ता करती हैं इनसे, बिकॉज लेट्स से कि कंपनी डज नॉट हैव एनफ टाइम टू गो थ्रू अ लेंथी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उससे गुजरने के बजाय वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करती हैं और उन्हें कहती हैं कि जी हमें इस लेवल का, इस कॉम्पिटेंसी का, इस एक्सपीरियंस का, क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए। तो वो उनको 2-3 बंदे जो उन्होंने पहले से शॉर्टलिस्ट किए होते हैं, इंटरव्यू किया होता है, वो उनको भेज देते हैं, जिससे टाइम बच जाता है और वो जल्दी से अपने लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट चूज कर लेती हैं। अगर फर्ज किया उन्होंने 3 चूज करने हैं, तो वरना वो 100 लोगों में से 50 निकालें, 50 में से 10 निकालें, फिर 3 चूज करें, तो वो भेजते ही उनको 3 है, और वो 3 उनको पसंद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने उनको उनका इंटरव्यू किया होता है, शॉर्टलिस्ट किया होता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसमें तो, लेकिन इसमें ये होता है कि दे डू चार्ज अ सर्टेन अमाउंट। जब कंपनीज दे कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तो उनसे फिर वो एक सर्टेन अमाउंट तो चार्ज करेंगी ना, वो उनका ऑफ कोर्स उनकी अर्निंग्स है। अच्छा, जॉब सेंटर ये गवर्नमेंट रन करती है, और यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइज कर सकता है जॉब के लिए, और पीपल कैन विजिट जॉब सेंटर्स एंड दे कैन अप्लाई आल्सो। यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। तो वहां पर कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं उस सेंटर में, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो वहां विजिट करके देख सकते हैं कि जी हमारे लिए कौन सी सूटेबल पोस्ट है, वेयर वी कैन अप्लाई। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सीवी और रिज्यूमे। हमने सीवी की बहुत बात की है, हम इसकी अब इसको देख लेते हैं कि इसको पहले बायोडेटा के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें क्या होता है कि पर्सन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिटीज और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सीवी का, जिस तरह आप इसको लिखते हैं या बनाते हैं। और आपको पता है कि सबसे पहले जो चीज मांगी जाती है wherever the vacant post is there, वो सीवी ही होता है। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो भी बाद में मांगे जाते हैं, पहले वो सीवी देखते हैं। अच्छा, और उसमें फिर वो वहां पर आपकी लिखा होगा आपकी डिग्री क्या है, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, और आपकी कॉम्पिटेंसीज, क्वालिटीज क्या है, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हाउ एनर्जेटिक यू आर, आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि बंदा जो है उस जॉब के लिए
में फिट इन होता है कि नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स यू रिक्वायर यंग पीपल, समटाइम्स यू रिक्वायर एक्सपीरियंस पीपल, तो वो आपको देखना होता है। फिर हेल्थ भी मैटर करती है, कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वगैरह वगैरह, तो उसमें हमारे पास ये पर्टिकुलर्स नजर आ रहे हैं। नेम ऑफ कोर्स जरूरी है, कोई पूछे नेम क्यों जरूरी है, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू कॉल दैट पर्सन बाय नेम। अगर मैं आपको सकीना नाम से ना बुलाऊं तो इट लुक्स क्वाइट ऑकवर्ड ना, कि सर को तो नाम ही नहीं मेरा आता, तो उससे यू डोंट फील इंपॉर्टेंट। तो नेम होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि ये बंदा है जिसको हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और लेट्स से इफ यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू कॉल, तो उसमें भी आपको नाम से ही एड्रेस करना है उस बंदे को। तो अच्छा, फिर इसी तरह एड्रेस है, ऑफ कोर्स आपको अगर उसको बाय पोस्ट भेजना है, लेट्स से इंटरव्यू का लेटर, या आपने कंफर्म करना है कि यू हैव बीन हायर्ड, तो उसके लिए भी एड्रेस चाहिए। टेलीफोन नंबर कॉल के लिए आपको चाहिए हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम टाइम देयर इज एन एज लिमिट फॉर अ सर्टेन पोस्ट, तो वो आपको देखना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मली हाई लेवल की जॉब्स होती हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट की, उसमें यू रिक्वायर पीपल, लेट्स से अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं, तो उसके लिए यू रिक्वायर 40 प्लस पीपल, बिकॉज यू फील दैट अ लॉट ऑफ विजडम एक्चुअली कम्स आफ्टर 40, और उनका एक लाइफ का बड़ा हिस्सा गुजार चुके होते हैं, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो यंग पीपल आर नॉट गोना वर्क एट सच अ पोस्ट, एट सच अ लेवल, तो डायरेक्टर की या सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट हो। तो आपने ये भी आपको देखना होता है। और फिर कई जगह आपको यंग लोग चाहिए होते हैं, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। करियर ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि एक्चुअली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये दे आर जस्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब फॉर द सेक ऑफ मनी, और दे हैव अ पैशन अबाउट इट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं लेट्स से आई एम इनटू टीचिंग, लेकिन मैं लिख देता हूँ अपने सीवी के अंदर के आई वांट टू अप्लाई माय लर्निंग abilities, professional qualification in a commercial organization या in a manufacturing concern, तो of course ये मैच नहीं कर रहा ना। मेरा सीवी गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और मैं अपने ऑब्जेक्टिव में लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो ये मिसमैच हो गया। इससे लग रहा है कि भाई ये बंदा जो है ये तो बस सिर्फ जॉब ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब है आगे जाके होगा क्या कि दैट पर्सन माइट वर्क वेल इन दैट जॉब, बट लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो वो जल्दी ही जैसे ही उसे जॉब मिलेगी कहीं और, वो स्विच कर जाएगा उधर, क्योंकि उसने तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो उसकी हायरिंग होगी, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए वो फिर नहीं हायर करेंगे उसको। एजुकेशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए टू गेट अ सर्टेन पोस्ट। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, कि आपका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर है, उसमें कितना के आपका एक्सपीरियंस है। और उस से आप, क्योंकि अक्सर जॉब में लिखा होता है 3 years एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, या 5 year एक्सपीरियंस इन आर्ट्स, लेट्स से, या 10 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। इस तरह से communication skills, yes they are important, because there are certain jobs which demand communication skills to a greater extent. वैसे तो हर जगह चाहिए होती है। Let's say you are a manager and you have to deal lots of workers, or you are a salesman and you have to deal lots of clients, तो आपकी communication skills अच्छी नहीं है, तो you won't be able to convince your subordinates, you won't be able to um, transfer information to your subordinates in the way in which they can understand. और इसी तरह अगर clients की बात करें, तो you might not be able to sell well to your clients because you are not able to communicate with them effectively. तो उसके लिए भी जरूरी हो सकता है। फिर कंप्यूटर स्किल्स आजकल तो बहुत ही जरूरी है, डजंट मैटर व्हाटएवर योर पोस्ट इज। एक ऑर्डिनरी वर्कर भी है जिसका काम है फील्ड में रहना और सेल्स को चेक करना, उसको भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपनी रिपोर्ट देनी है। तो कंप्यूटर स्किल तो आजकल इट्स अ मस्ट। यू कांट से आई कांट यूज अ कंप्यूटर। इफ यू से दैट, तो आप चाहे आप 60 years old ही क्यों ना हो, यू कांट गेट अ जॉब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो भी चीज बनानी है, रिपोर्ट है, डेटा है को हैंडल करना है, वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है। और आजकल तो एवरी कंपनी हैज देयर ओन सॉफ्टवेयर्स। फिर पर्सनल इंटरेस्ट की बात आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स से मैं कहता हूँ माय पर्सनल इंटरेस्ट आर रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवीज एंड स्लीपिंग एंड ईटिंग। नाउ इट shows that you are quite a lethargic person. You are not active in any case, and you won't be able to work at a post which is quite demanding, जहां आपको on toes रहना है round the clock, तो वो आप काम नहीं कर सके। Sometimes you have to stay after home time as well.
तो फिर उन लोगों के लिए ये जॉब नहीं है। हाँ, आप लिखते हो कि माय इंटरेस्ट आर हाइकिंग, प्लेइंग फुटबॉल, रनिंग, जिम, तो नाउ this candidate might be more likely to suit that position. References, yes, that is required, and why it's there, because वही बात मैंने बताई है कि if you are hiring a person from outside, so you require some kind of history of that person, about the punctuality of the person, वो trustworthy है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो फिर आप कहते हैं जी हमें अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर का रेफरेंस यहाँ पर दें, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट देम, स्पेशली उनके नंबर्स, उनके फोन कॉल्स, और ताकि हम उससे कांटेक्ट करें एंड वी वांट टू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस ओवरऑल इन टोटल, और उसके बाद हम हायर करेंगे। नॉर्मली वैसे मैं अगर बात करूं तो आई एक्चुअली अप्लाइड इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन किसी ने रेफरेंस नहीं मांगा क्योंकि वो आइडिया हो जाता है, उनके पास प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है। वो रेफरेंस को यूज करें ना करें, बट नॉर्मली इट इज गिवन इन द सीवी एज वेल। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया जी व्हाई आर जॉब इंटरव्यूज कंडक्टेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सीवी देख लिया, आपने बंदे की क्वालिफिकेशन देख ली, एक्सपीरियंस देख लिया, हर चीज देख ली, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया, तो अब इंटरव्यू की क्या जरूरत थी? व्हाई डोंट यू हायर दैट पर्सन डायरेक्टली? उसकी वजूहात ये हैं। एक, यू कांट चेक कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द एप्लीकेंट थ्रू सीवी, वो तो नहीं है वहां पर। और आपको बताया था देयर आर सर्टेन जॉब व्हिच आर फार मोर डिमांडिंग व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे क्लाइंट्स को डील करना है, लॉट्स ऑफ वर्कर्स को हैंडल करना है आपने, तो वहां पर फिर जरूरत पड़ सकती है। फिर तो आपको मैं बताऊं, द फर्स्ट थिंग दे आस्क अबाउट, एज सून एज यू एंटर they start watching you, I'm telling you, and they make you sit and they say, okay, tell us about yourself. And why do they ask that? It's a quite a strange question. अब वो पूछे नहीं आपने जॉब यहाँ कर रहे हैं तो हमारे आंसर दें, वो आपको they allow you to talk. Why? Because they want to see your communication skills, कि अपने बारे में बताएं सारा, तो they want to see that as well, and along with that they want to see your confidence level. आप let's say बोल रहे हैं and you are looking at ceiling or you are not having an eye contact, it means that you are quite shy, your confidence is quite low. तो इस केस में फिर of course वो if they require a confident person, कि अगर आपने you are there to lead a team or a number of workers, तो आप अगर confident नहीं है तो how the workers are going to listen to you, or how you are going to instruct those workers or to lead those workers to a certain direction, तो वो possible फिर नहीं होगा। Even the way you walk, the moment you enter, the way you walk, they start observing you whether you are confident or not. All right. Personality of the applicant, that this is important. That's why you need to dress up well when you go for an interview. बाद में क्या होता है, इवन इफ अगर आप नहीं भी अच्छा ड्रेस कैरी कर रहे हैं, मतलब उतना प्रोफेशनल नहीं भी है तो चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब फॉर जेंट्स wearing a tie is very important, and for females as well, wearing a decent dress is very very important. You should look a professional person. उसके बाद आपने थोड़ा कैजुअल ड्रेसिंग भी कर ली है while doing a job, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है पहली लुक जो है ना, द फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स अ लॉट, तो उससे दे अंडरस्टैंड दैट हाउ प्रोफेशनल यू आर, तो वो बहुत जरूरी है। तो टाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप यू कैन वियर अ कोट एज वेल फॉर बीइंग अ मेल मेंबर, तो आपको जरूर पहनना है। उसके बाद बेशक आप टाई ना भी पहने तो कोई बात नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। when you dress up well and you look decent, because sometimes you need to deal clients as well. So if you are in rough and tough clothes and you are dealing your clients, so they might not like you and they might not like that you should deal with them. तो उस केस में फिर इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्कूल में नॉर्मली if I talk about nursery level, so obviously normally the teachers who teach nursery level students, they are females, they are young females, and they do have their makeup as well. Why? Because obviously small kids also like pleasing personalities, happy faces, right? So that's why you will always